अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे हैं सईद अली एकेडमी। मैं आप लोगों की न्यू बायोलॉजी टीचर मिस आमना। और आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं 9th क्लास का, जो कि है सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो हमारा अभी का टॉपिक है वो है थ्योरी, लॉ एंड प्रिंसिपल। तो थ्योरी, लॉ और प्रिंसिपल को तीनों को अलग अलग करके थोड़ा डिस्क्रिप्टिवली डिस्क्राइब किया गया इस चीज़ को। तो पहले हमारे पास थ्योरी में बता रहे हैं कि जो थ्योरी है स्टूडेंट्स, उस थ्योरी का मतलब ये नहीं होता कि हम लोग जैसे एक अपनी लाइफ बेस्ड थ्योरी बता देते हैं कि मेरी ज़िंदगी थ्योरी ऐसे, या एक नॉर्मल पर्सन कह देता है कि आई हैव अ थ्योरी, मीन्स उसका वो थ्योरी का मतलब वो नहीं होता कि जो एक्चुअल थ्योरी, जो एक साइंस में थ्योरी का मतलब जो वो वैसी थ्योरी नहीं कह सकते हम उसे। हम कह सकते हैं कि उसकी लाइफ की एक गेस है या उसकी लाइफ की एक स्टेटमेंट है, जिसे वो थ्योरी कहता है। एक्चुअल थ्योरी जो एक साइंटिस्ट या एक बायोलॉजिस्ट थ्योरी बनाता है, वो थ्योरी बेस करती होती है एक्सपेरिमेंट्स पे वो थ्योरी बेस्ड कर रही होती है उसकी, और उसकी थ्योरी बेस्ड कर रही होती है उन सब ऑब्जर्वेशंस पे जो उसने खुद कर रखी है। पहले उसने थ्योरी एक हाइपोथेसिस किया, उसने एक स्ट्रॉन्ग हाइपोथेसिस के बेस पे एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट्स की ऑब्जर्वेशंस कलेक्ट की, फिर उसको एनालाइज किया, एक डेटा बनाया, और उस डेटा को स्टेटमेंट को उसने थ्योरी का नाम दिया। तो फर्स्ट पैराग्राफ में यही बात लिखी हुई है। तो लिखा हुआ है साइंटिस्ट यूज द वर्ड थ्योरी इन अ वेरी डिफरेंट वे देन अ नॉन साइंटिस्ट। मतलब नॉन साइंटिस्ट वो बंदा है जो साइंटिस्ट नहीं हो। तो साइंटिस्ट जो थ्योरी का लफ्ज़ होता है वो एक बहुत ही डिफरेंट और एक बहुत ही इंडिविजुअल चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि अपनी एक बहुत ही मेन स्टेटमेंट को रखने के लिए एक थ्योरी का नाम दे देते हैं। तो लिखा हुआ है व्हेन मैनी पीपल से आई हैव अ थ्योरी, मतलब उन जब बहुत सारे लोग कहते हैं थ्योरी, तो उनका मतलब रियली मीन्स आई हैव अ गेस। मतलब रियली वो यही मीन कर सकते हैं कि आई हैव अ गेस। पर जो साइंटिस्ट की थ्योरी है वो एक अलग ही बेस करती हुई चीज़ पे होती है, एक अलग ही चीज़ के ऊपर होती है, जो उन्होंने नेचुरल फिनोमेनास के ऊपर एग्जाम्पल किया होता है। नेचुरल फिनोमेनास को काफ़ी टाइम से बैठ के एग्जामिन किया होता है, उनकी ऑब्जर्वेशंस ली होती है, उनके ऊपर डेटा एनालाइज किया होता है। तो अब हमारे पास एग्जाम्पल में वो लोग कह रहे हैं कि थ्योरी, जैसे कि थ्योरी एक ये थी कि थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन यहाँ पे हमें एग्जांपल दिए। तो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन जो थी स्टूडेंट्स, जो साइंटिस्ट ने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बनाई थी, तो उसको बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा था। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन जो साइंटिस्ट कहते हैं वो कहते हैं कि इंसान जो है वो बंदर से इंसान बना। खैर मजहबी हिसाब से तो हम सब जानते हैं कि इंसान कैसे इस दुनिया में आया, पर फिर भी इन लोगों की थ्योरी कहती है कि थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन मतलब इंसान जो है वो बंदर से इंसान बना। और इन सब चीज़ों की उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा उनके पास ऑब्जर्वेशन भी है, जिस ऑब्जर्वेशन के ऊपर वो लोग स्टैंड करते हैं, उस पे ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस करके उन लोगों ने ये थ्योरी बनाई कि हाँ वाकई जो इंसान तख्लीक में आया वो बहुत पहले एक जानवर की तरह होता था, और फिर वो थोड़ा आगे उसके अंदर वेरिएशंस आई, चेंज होता गया, चेंज होता गया, और अब के ज़माने में ह्यूमन बीइंग इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट और इतना ज़्यादा मॉडर्न हो गया है कि जानवर जो दूसरे जानवर है, और जो दूसरे जानवर है वो तो कहीं पे भी मुकाबले में स्टैंड नहीं करते। खैर हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास लिखा हुआ है लॉ एंड प्रिंसिपल। लॉ एंड प्रिंसिपल में है कि साइंटिस्ट एक कांस्टेंट और एक अटल लॉ यूज़ करते हैं, जो लॉ के हिसाब से वो एक जिस लॉ के ऊपर स्टैंड करते हैं वो अपनी एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। उस लॉ को समझना पड़ता है, उसे समझना पड़ता है। नेचर्स के अपने कुछ लॉ होते हैं, कुछ चीज़ों के साथ हम लोग नहीं भी छेड़खानी कर सकते नेचर्स की, और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो पहले से उन्हें पता होती है, उन लोगों ने याद की होती है अपने टाइम के हिसाब से। तो वो जो लॉज होते हैं उन लोगों की, जो टैक्सोनॉमी लॉज वगैरह हैं, इन सब चीज़ों के ऊपर जो उनकी ऑब्जर्वेशन होती है, वो एक लॉ और प्रिंसिपल के ऊपर ऑब्जर्वेशन करना और उसको डीपली स्टडी करना, और ये सब कुछ लिखा हुआ है इन 2 लाइन्स के अंदर। तो काफ़ी ईजी डिफाइन किया गया है। साइंटिफिक लॉ इज़ अ यूनिफॉर्म और कॉन्स्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर। वही बात है कि एक नेचर का एक कांस्टेंट, एक अटल रो, यानी नेचर के जो कुदरत के रोल होते हैं, जो कुदरत के एक सख्त कानून होते हैं, वो ही होते हैं लॉ एंड प्रिंसिपल, जो हम बायोलॉजी में स्टडी करते हैं। इन्हें पढ़ना एक हद तक काफ़ी मुश्किल भी होता है, और कहीं कहीं ये काफ़ी शॉर्ट भी हो जाते हैं, क्योंकि नेचर कहीं पे काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है और कहीं पे काफ़ी ईजी होती है। तो पजलिंग नेचर होने की वजह से लॉ और प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो थोड़े मुश्किल भी होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है डेटा ऑर्गेनाइजेशन, डेटा एनालिसिस। फॉर डेटा ऑर्गेनाइजेशन यू विल प्रिपेयर अ टेबल और ग्राफ of the data. Don't throw out data points you think you are bad or that don't support your prediction. Some of the most incredible discoveries in science were made because the data looked wrong.
स्टूडेंट्स यहाँ पे एक मोटिवेशनल बात भी कही गई है आप लोगों को कि अगर आप लोगों ने कोई एक्सपेरिमेंट किया है तो उसका डेटा ये समझ के कभी मत फेंकना कि ये एक फालतू सी रिसर्च है, या तो फिर ये एक फालतू सी रिसर्च है, इसके ऊपर कोई थ्योरी बेस नहीं कर सकती, क्योंकि बहुत सारे ऐसी डिस्कवरीज हुई हुई इस दुनिया में जो ऐसे साइंटिस्ट की हुई थी जिन्हें अपने खुद की डेटाबेस के ऊपर बिलीफ था, पर दूसरे लोग जो कहते थे वो कहते थे कि ये डेटा इसका फजूल सी बात कर रहा है या इस तरह की बात है। तो ये मोटिवेशन बात भी लिखी गई है और ये लिखा गया है कि डेटा ऑर्गेनाइजेशन और डेटाबेस जो होती है वो एक टेबल और एक ग्राफ की सूरत बनाते हैं। अब टेबल और ग्राफ की सूरत कैसे बनाते हैं, तो यहाँ पे हमें दिखाया गया है, फिर से मलेरिया पेशेंट्स की बात आती है, तो यहाँ पे हमें दिखाया गया है साइड पे जो है ये मलेरिया पेशेंट्स के नंबर दिए हैं और यहाँ पे नीचे कुछ मंथ्स लिखे हुए हैं, मतलब जैन से फेब से लेके जैन तक। ये जो है स्टूडेंट एक ग्राफ टाइप जो है एनालाइज है, डेटा एनालाइज है, एक ग्राफ टाइप। सबसे नीचे 1000 की वैल्यू दी है, मतलब 1000 पेशेंट, उसके ऊपर सबसे नीचे जो है 1000 की वैल्यू दी है, मतलब 1000 पेशेंट्स, उसके ऊपर है 2000, उसके ऊपर है 3, 4, 5, 6 और 7,000। अब है फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी 17। तो 1000 से ऊपर जो केस है, मतलब यहाँ तक अगर हम देखें तो ये आ जाएंगे 1500 केसेज जो है वो फैब के अंदर हुए। फिर 1000 से थोड़े ऊपर यानी 1100 जो केसेज है मलेरिया के वो मार्च में हुए। फिर अप्रैल में जो है वो 1000 से कम हुए, मतलब 900 के करीब जो है वो अप्रैल में हुए। मई में जो है वो थोड़े ज़्यादा हुए, यानी 1900 के करीब मई के अंदर हुए। फिर उसके बाद है ये 2500 के करीब जून में हुए। फिर तकरीबन 22,000 2200 पेशेंट्स जो है वो जुलाई में आए। अगस्त में जो है वो 3000 के करीब आए। सितंबर में जो है हमारे पास एक काफ़ी ऊपर रेंज आई है जो कि है 5000 से ऊपर की, और सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेंज ऑफ पेशेंट्स जो है वो 6000। मतलब यहाँ पे हमें डेटा एनालाइज करके बताया गया है कि जो पेशेंट्स हैं वो कौन से मंथ्स में ज़्यादा हमारे पास मलेरिया की डिजीज़ कोस्ट हो रहे हैं, किस किस मंथ में ज़्यादा इन्फ्लेमेशन जो है मलेरिया कोस्ट कर रहा है। तो अब नेक्स्ट हमारे पास जो है वो फाइनल एक लास्ट पाई चार्ट है, और पाई चार्ट में बताया जा रहा है कि फ़िलहाल जो हमारे पाकिस्तान की स्टेटमेंट चल रही है, मेडिकल स्टेटमेंट जो चल रही है, उसके अंदर सबसे ज़्यादा अभी जो सबसे ज़्यादा डिजीज़ कोस्ट करने वाले पेशेंट है ना, वो रेस्पिरेटरी डिजीज़ के पेशेंट है, यानी जिनको एस्थमा है, जिन्हें अपने लंग्स का प्रॉब्लम है, सबसे ज़्यादा उनके केसेस हैं। उसके बाद जो मलेरिया के वो 16% है, डायरिया वाले पेशेंट 15% है, और डायसेंट्री के पेशेंट जो है वो 8% है, सबेसिस के पेशेंट जो है वो 7% है, और 3% पेशेंट्स जो ऐसे जिन्हें दूसरे डिजीज़ है, यानी जिनकी कोई डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर वगैरह, वो सब इनके अंदर आएंगे। आई होप स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको मेरा पूरा लेक्चर क्लियर होगा। कोई एक्सेप्ट या कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसी थ्योरी, कोई ऐसा कुछ आपको समझना है, आप कॉमेंट कर सकते हैं, मैं उसके ऊपर डिटेल और डिस्क्रिप्टिव वीडियो बनाऊंगी ताकि आपको वो चीज़ क्लियर हो। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती है। मेरा एक अपना इंडिपेंडेंट चैनल है, अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो वहाँ जाके विजिट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं ग्रो करूँ। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माय वीडियो।